भाजपा में भी लगभग 50-40 नेता ऐसे हैं जो अपने परिवारवाद, उनके बेटे भी विधायक MP हैं और उनके पिता भी मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं। तो परिवारवाद है और सबसे बड़ा परिवारवाद, सबसे ज़्यादा लोग जो परिवारवाद के हैं वो भारतीय जनता पार्टी में है। अमित शाह जी का बेटा जैसा BCCI का सेक्रेटरी, राजनाथ सिंह जी का बेटा इसी क्षेत्र से विधायक है, पंकजा मुंडे, गोपीनाथ मुंडे, ठीक है, और आपकी सुषमा स्वराज जी की बेटी को टिकट हुआ है, और अजय मिश्रा टैनी उनके बेटे विधायक, नारायण राणे उनके पुत्र, और कैलाश विजयवर्गीय, तमाम बहुत लंबी फहरिस्त है। साहिब सिंह वर्मा थे, उनके बेटे प्रवेश सिंह वर्मा, अनुराग ठाकुर के पिता धूमिल जी मुख्यमंत्री रहे हिमाचल के। तो देखिए परिवारवाद है। ये अगर कहा जाए कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं है तो ये बात गलत है। बीजेपी में परिवारवाद है और पहले से ही और हमेशा रहा है। मोदी जी ने बोला है कि 40 करोड़ जनता मोदी का परिवार है, क्या बोलेंगे? 140 करोड़, 40 नहीं, 140 करोड़ की जनता को मोदी ने अपना परिवार बोला है। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, और ये प्रधानमंत्री की अच्छी बात है कि 140 करोड़ आदमी इनको लेकर साथ में चल रहे हैं, इसीलिए उन्होंने 140 करोड़ को अपना परिवार बोला है। और जो आदमी परिवार, एक आदमी ने अपनी घरवाली देश के लिए छोड़ दी, और एक सोनिया गांधी है जिसने परिवार के लिए, शादी के लिए देश छोड़ दिया। तो कितना अंतर है इन लोगों में, बहुत अंतर है। बीजेपी में परिवारवाद नहीं है। बीजेपी में परिवारवाद ने क्या बताओ? मोदी के परिवार का कोई आदमी बताओ, योगी के परिवार का कोई आदमी बताओ, कहीं संसद में हो, विधानसभा में। अब मोदी जी 4 बार मुख्यमंत्री रह आए, बताओ उन्होंने कौन से अपने भाई को मुख्यमंत्री बनवाया वहाँ, या मंत्री बनाया? राजनाथ सिंह और अमित शाह। राजनाथ और अमित शाह, राजनाथ जी हैं, उनका लड़का विधायक है नोएडा से, वो खुद हैं रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह हैं लेकिन उनका लड़का भी है। तो ये तो देखो जो जिस लायक है उसमें थोड़ा चलता है, इतनी बड़ी समस्या नहीं है ये कि वो। अब राजनाथ जी का लड़का पंकज यहाँ विधायक है, आज तक बताओ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं 2 बार से, उनके लड़का को मंत्री बनाया हो? ऐसी बात नहीं है। काम कर रहे हैं वो क्षेत्र के हिसाब से, अपना बढ़िया बात है, करना भी चाहिए। एक केंद्र में है, एक यहाँ उत्तर प्रदेश में है। मोदी राज कैसे रहे 10 साल? ये मोदी राज बहुत बढ़िया रहा 10 साल, आम जनता के लिए बहुत बढ़िया रहा। सबसे अच्छी बात ये रही कि सभी जात पात सभी ख़त्म कर दिया, परिवारवाद ख़त्म कर दिया, और वोट जो है जिसकी इच्छा होती है वो देता, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि भाई कोई किसी को पकड़ के वोट डलवाता है। ये जो पहले बैलेट पेपर रोल मचे करी, पहले क्या था, जो भी दबंग आदमी थे, बदमाश किस्म के आदमी थे, जाकर बैठ जा कर उनकी मर्जी से वोट डले कर रही। अब तो ये क्या मशीनरी द्वारा सारी वोट डल रही है, जिसका जो कह रहा है अपना डालो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। महंगाई और बेरोजगारी पर क्या? देखो महंगाई बेरोजगारी जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से बढ़ती आ रही है, कहीं घटी हो तो बताओ भाई। देश आज़ाद हुआ उस समय सोना 1 रुपया तोले था, आज सोना 65 पहुँच गया। तो देखो महंगाई तो हर चीज़ पे बढ़ी है, जिस तरह जनसंख्या बढ़ी है देश में, उसी तरह महंगाई भी बढ़ी है देश। क्या बोलेंगे? महंगाई है, महंगाई भी बढ़ी है, जनसंख्या भी बढ़ी है। अभी परिवारवाद पे ये बोल रहे थे कि बीजेपी परिवारवाद की पार्टी नहीं है। बीजेपी परिवारवाद नहीं है। बीजेपी में अमित शाह जी का बेटा जैसा BCCI का सेक्रेटरी, राजनाथ सिंह जी का बेटा इसी क्षेत्र से विधायक है, पंकजा मुंडे, गोपीनाथ मुंडे, ठीक है, और आपकी सुषमा स्वराज जी की बेटी को टिकट हुआ है, और अजय मिश्रा टैनी उनके बेटे विधायक, नारायण राणे उनके पुत्र, और कैलाश विजयवर्गीय, तमाम बहुत लंबी फहरिस्त है। साहिब सिंह वर्मा थे, उनके बेटे प्रवेश सिंह वर्मा, अनुराग ठाकुर के पिता धूमिल जी मुख्यमंत्री रहे हिमाचल के। तो देखिए परिवारवाद है। ये अगर कहा जाए कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं है तो ये बात गलत है। बीजेपी में परिवारवाद है और पहले से ही और हमेशा रहा है। परिवारवाद इसे नहीं कहते। अब सुषमा स्वराज जी हैं, चलो वो भगवान को प्यारी हो गई, आज उनकी लड़की को टिकट मिल गया, कौन सी दिक्कत है? इससे परिवारवाद नहीं कह सकते। अगर सुषमा स्वराज अपने रहते हुए और अपने किसी बच्चे को टिकट दिलवाते जब मानते, ये नहीं है। अरे चाचा जी, आपने माना कि उनके उनके स्वर्गवास होने के बाद उनको टिकट दे दिया, तो अमित शाह जी का बेटा BCCI का सेक्रेटरी बन गया, अमित शाह जी तो अभी है ना। राजनाथ सिंह जी का बेटा विधायक बन गया, राजनाथ सिंह जी तो है ना अभी। जब तक राज सिंह जी उत्तर प्रदेश में रहे, उन्होंने बच्चे को टिकट नहीं दिया अपने को। जब वो केंद्र में पहुंच गए और देश के बड़े पद पर बैठे हैं आज, तो उसमें छोटे बच्चे को अगर विधायक बनवा भी दिया रहे, कोई इतनी बड़ी बात है। परिवारवाद क्यों? जैसे मुलायम सिंह का परिवार है, पूरा परिवार लड़ता है चुनाव, छोटे से बड़े तक, चाहे राज्यसभा के हों, चाहे लोकसभा के हों, चाहे विधानसभा के हों, जिला पंचायत को, जिला परिषद के हों, जिस घर में 20 मेंबर और 20 के 20 पदों पर बैठे हों, उसको कहते हैं परिवारवाद। ये नहीं अब मोदी जी के परिवार में 20 आदमी है, बताओ उनमें से कौन सा आदमी बाहर निकल के आया?
नहीं, अब वो नहीं लाए अलग चीज़ है, लेकिन परिवारवाद तो है ना। क्या नहीं चाहता मोदी? भाई परिवारवाद हर पार्टी में है सर। अंकल जी, परिवारवाद देखिए, परिवारवाद सब पार्टियों में है। समाजवादी में इकलौती में परिवारवाद नहीं है, कांग्रेस में इकलौती में परिवारवाद नहीं है, भाजपा में भी लगभग 50-40 नेता ऐसे हैं जो अपने परिवारवाद, उनके बेटे भी विधायक MP हैं और उनके पिता भी मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं। तो परिवारवाद है, और सबसे बड़ा परिवारवाद, सबसे ज़्यादा लोग जो परिवारवाद के हैं वो भारतीय जनता पार्टी में है। परिवारवाद ये है जैसे मुलायम सिंह का परिवार होगा, या लालू जी का परिवार होगा, या गांधी परिवार होगा, कि भाई एक लोकसभा में 4 आदमी बैठे, या एक राज्यसभा में 6 आदमी बैठे, या एक विधानसभा में 10 आदमी बैठे, उसे कहते हैं। एक भी बताओ तुम जहाँ बाप बेटा साथ में बैठे हो, चाहे वो विधानसभा हुई हो, या राज्यसभा हो, या लोकसभा हो, या मुख्यमंत्री हो, या प्रधानमंत्री हो। अब तुम कह रहे हो भाई मोदी जी लाए नहीं, मोदी जी अगर किसी भी परिवार का आदमी को क्या चाहेंगे राजनीति में आ नहीं सकता, या वो कुछ करेंगे तो हो नहीं सकता। और मोदी जी गारंटी दे रहे अब की बार 400 पार, क्या लगता है? मोदी जी ने गारंटी दी है, राज्यसभा में बोले हैं, लोकसभा में बोले हैं कि अब की बार 400 पार, और उनकी हर बात को विश्वास करता आदमी, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक। जब उन्होंने बोला है तो ये हकीकत है, ऐसा होगा और हो रहा है। होगा, बोले ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो फिर मोदी जी ने 400 पार किस बेहद पे कह दिया? इससे अच्छा 543 पार कह देते। भाई 400 पार का नारा दिया है, अगर आप 143 सीटें छोड़ रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं कमी है। आप एक बार नारा दे रहे हो 450 पार, तो एक नारा ये दे दीजिए कि इस बार 543 पार। मोदी जी को कैसे पता कि हम पे 400 सीटें आएंगी? सोचने की बात है ना, मोदी जी को पहले से सेट कर रखा। काम तो किया है ना, बोल तो रहे तरक्की हो रहा है, विकसित हो रहा है भारत, तो काम किया है, इसीलिए आएंगे। तो काम किया है तो फिर 543 आनी चाहिए ना। 400 पार का क्या लॉजिक है? एक तरफ पूरे देश में EVM का आंदोलन चल रहा है, और एक तरफ प्रधानमंत्री जी भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा के नेता कह रहे हैं 400 पार। तो लोगों को जो शक है कि EVM से घोटाला होता है, तो क्या फिर किसी हद तक सही नहीं है? फिर 400 पार का नारा दे दिया, गोदी मीडिया भी 400 पार दिखा रही है, भाजपा के लोग भी 400 पार, तो इसका मतलब ये है कि EVM सेट कर रखी है। EVM में कांग्रेस कहाँ मानती है? EVM तो कांग्रेस ने, तो राहुल गांधी ने जब हारे थे वो 3 स्टेट, गांधी परिवार हारा था कांग्रेस, तो उन्होंने तो एक्सेप्ट किया था ना कि हम अपनी हार मानते हैं, EVM पे नहीं कुछ है दोष। सर देश की जनता देखिए, जो एक EVM का आंदोलन चल रहा है उस पर एक नंबर दिया था मिस कॉल के लिए, उस पर करोड़ों के हिसाब से मिस कॉल है। तमाम देश के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं EVM के खिलाफ। डेली प्रतिदिन हर शहर में, हर विधानसभा स्तर पर EVM मशीन का विरोध हो रहा है। दिल्ली में, पूरे देश में विरोध है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो EVM पे लोगों के सवाल थे, जो EVM पर लोग सवाल उठा रहे थे, ये 400 पार का जो नारा दिया है, कहीं ना कहीं लोगों को शक है कि EVM हैक की जा सकती है, EVM हैक की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन ने तो गारंटी दी है, चुनौती दे आई, अभी EVM हैक करके दिखाई दे, क्यों नहीं हुआ है? सर अभी जो जंतर मंतर पे एक डेमो दिया था, हमारे जो EVM के एक्सपर्ट थे, बटन दबाया केले पे, बोर्ड गया सेब पे, ठीक है, कर दिया। उसके बाद 50 मशीनों की डिमांड की गई थी चुनाव आयोग से कि हमें 50 मशीनें दी जाएं, हम डेमो करके दिखाएंगे। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर पुलिस बोली ठीक है 4 लोग चलो, उनको डिटेन कर लिया। तो एक भी चुनाव आयोग ने या किसी भी उसने, और देखिए जो EVM की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के सुप्रीम कोर्ट के वकील और देश की जनता लड़ रही है। सबसे बड़ी देश की जनता होती है, नेता को बनाने में जनता का हाथ। क्या बोलेंगे? भैया अगर EVM वाली बात ये लोग करते हैं, अगर EVM में दिक्कत है, फिर दिल्ली में सरकार कैसे बन जाती है केजरीवाल की, हिमाचल में सरकार कैसे बन जाती है, कर्नाटक में कल परसों सरकार कैसे बन गई? कैसी बात करते हो यार? अगर EVM की सारी दिक्कत है, तुम्हारे यहाँ 29 या 30 प्रदेशों में चुनाव होते हैं, और उसमें से 10-12 BJP जीत रही है और बाकी विपक्ष जीता पड़ा है, तो अगर EVM की दिक्कत है तो फिर दिल्ली में केजरीवाल क्यों नहीं हारता? कर्नाटक में कांग्रेस क्यों नहीं हारगी? हिमाचल में कांग्रेस क्यों नहीं हारगी? कैसी बात करते हो? अब ये तो यूँ है कि जहाँ तुम जीत जाओ EVM बढ़िया है, जहाँ विपक्ष हार गया वहाँ मोदी जी EVM खराब है, मोदी भी खराब है। अरे ये जो जनता है सब जानती है, ये जनता सब जानती है, जनता को पता है मोदी ने क्या करा है, मोदी ने कितना काम करा है, हर आदमी कितना खुश है मोदी सरकार से। मोदी अब ये योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्राइम पे एकदम रोक लगा रखी है। छूट-पुट तो दुर्घटना इतनी बड़ा प्रदेश है, चलता रहता है, इतनी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन काम कहाँ नहीं हुआ? अरे गरीब लोगों को मकान मिल रहे हैं, गरीब लोगों को लोनों पे सब्सिडी मिल रही है, गरीब लोगों को उज्ज्वल योजना में गैस सिलेंडर फ्री में मिल रहे हैं, गरीब लोगों के लिए 3-4 साल से राशन फ्री में मिल रहा है, गरीब लोगों को शिक्षा भी मिल रही है। क्या नहीं मिल रहा गरीब आदमी? क्या बताइए, इतने काम बता दिए इन्होंने। सर अभी 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश में रामपुर एक जगह पड़ती है,
वहाँ पर एक दलित बच्चा 17 साल का सोमेश, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर विवाद हुआ और वहाँ 2 समुदायों में झड़प हुई। उसके बाद पुलिस आ जाती है और पुलिस ने गोली चला दी, तो वो 17 साल का जो नौजवान लड़का स्टूडेंट था उसकी मौत हो जाती है। तो सर एक बात बताइए, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, एक 17 साल का स्टूडेंट जो देश का फ्यूचर है, भविष्य है, उसके गोली मारकर पुलिस ने हत्या कर दी, और ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं चाचा, बताइए। अरे हर घर मोदी हो रहा है, विकसित हो रहा है। नहीं, हर घर मोदी हो, अच्छी बात है, हर घर मोदी होना चाहिए, बातों में नहीं, धरातल पर होना चाहिए। सर देखिए, जो शौचालय की बात की, घर घर और रोजगार की बात कही, और जो मकानों की बात कही, मकान इससे पहले भी बनते थे। इंदिरा आवास योजना, काशीराम आवास योजना, लोहिया आवास योजना, और उत्तर प्रदेश में 8 साल होने जा रहे हैं बीजेपी की सरकार को। देहात क्षेत्र में, एक टाउन क्षेत्र को हटा के जो गांव देहात का क्षेत्र है, उसमें आप आंकड़ा देखिए, 7 सालों में पहले जिन गाँव में 100 आवास बनते थे, आज वहाँ 15 नहीं बन सके। मेरा जो खुद गांव पड़ता है, वहाँ पे अभी पूरी ग्राम पंचायत में 3100 वोट है, लगभग 2000, तो वहाँ पर अभी 6 आवास आए, मात्र 4 साल हो गए प्रधान बने हुए। तो ये देखिए ग्राफ किस तरह देहात क्षेत्र में आप सड़कें देखिए हाईवे बनाया है, विकास हुआ है, वो ठीक है, हाईवे बना है, लेकिन टोल टैक्स में भी वृद्धि हुई है। लेकिन हाईवे सबको दिखता है, आप गांव मोहल्लों में जाकर देखिए, गलियों में खड़ंजे तक नहीं है। क्या बोलेंगे? किसी भी गांव में चले जाओ, किसी भी शहर में चले जाओ, आज की डेट में कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ रोड नहीं बना, हमारे यहाँ खरंजा नाली नहीं बने। मेरठ, बागपत, बड़ौत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, उस क्षेत्र का कोई भी आदमी हो, अगर वहाँ जावे तो बस में बैठा नहीं जावे यार। लेकिन आज लोग हवा में जाते हैं। जहाँ मैं खड़ा हूँ आज का, मेरी ससुराल खुद बागपत क्षेत्र में है, जो मुझे 6 घंटे लगते थे जाने में लिए, आज मैं 40-45 मिनट में। सवाल ये भी उठता है, जिस तरह से हाईवे बनाया उस तरह टोल भी तो बढ़ा है, टोल टैक्स भी तो लग रहा है। मेरी बात सुनो, देखो किसी भी, अब तुम बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहनोगे, क्या पैसे नहीं दोगे? अगर बढ़िया टेलर पे कपड़े सिलवाओगे, क्या पैसे नहीं दोगे? अरे अगर हमें बढ़िया सुविधा चाहिए तो हम पैसे भी खर्च करेंगे, ऐसी बात नहीं है। अब बहुत आदमी करोड़ों रुपए लड़की की शादी में कर रहे हैं, जिस पर नहीं हो 1 लाख रुपया में भी कर रहा है, जिन पर नहीं हो 50-50 हज़ार में भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, ये तो सुविधा के हिसाब से खर्चा करना पड़ता है। अब मैं अपने गाँव से आता हूँ और मैं 20 रुपये में टेम्पो में चला जाता हूँ, एक मेरा भाई है जो 1000 रुपये का तेल खर्च के गाड़ी से जाता है। अरे जैसी सुविधा है। लॉजिक तो अच्छा दिया, क्या जवाब है, लॉजिक तो अच्छा दे। देखिए, एक तरफ सही कहा चाचा ने, एक तरफ 80 करोड़ जनता 5-5 किलो राशन लेके खुश है, और एक तरफ अंबानी एक विदेशी गाने वाली को 75 करोड़ रुपए देते हैं। ठीक है, जिस देश में हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, दवाइयाँ नहीं मिल पाई, उस देश में हर साल हजारों करोड़ों के उत्सव मनाए जाते हैं। जो राजनीतिक लोग और जो बड़े बड़े उद्योगपति जो ऑर्गेनाइज करते हैं, नाचने वाने वालों को 100 करोड़, 50-50 करोड़, 1-1 हज़ार करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। तो देखिए सर, हमारे देश का पैसा किस तरीके से गलत तरीके से जनता का, मजदूरों का, रोजगारों का, कमेरों का, जो युवाओं का जो एक पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा, सरकार के नुमाइंदे किस तरीके से गलत तरीके से उड़ा रहे हैं। तो अंबानी का पैसा नहीं, अंबानी का पैसा है। सुनिए, सरकार का नहीं, अंबानी का पैसा। मैं सरकार की बात भी कर रहा हूँ। जो उत्सव मनाए जा रहे हैं सरकारी तरीके से, सरकारी तंत्र लगाया जाता है, तो वो गलत है। जनता का पैसा है, जनता का पैसा पता है सर कहाँ इस्तेमाल होना चाहिए? अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, हॉस्पिटल, बड़े बड़े एम्स, कॉलेज। नहीं दे रहे हैं क्या मोदी जी शिक्षा? सर उत्तर प्रदेश, अरे तो मैं यार पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो पढ़ा हूँ। मैं कह रहे कांग्रेस राज्य में पढ़े, मोदी जी के राज्य में नहीं पढ़े। मैंने 2013 के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, ठीक है, उसके बाद काम किया। एक बार बताइए, अगर हर घर है तो पूरे देश के अंदर, सुनिए, पूरे देश में सड़कों पर, प्लेटफॉर्मों पर, तमाम जगह जो लोग पड़े हैं वो कहाँ से आए? देखो भैया, चुनाव सिर पे है, जनता सभी जान चुकी है कि हमें करना क्या है। अब हर आदमी के मुंह से एक आवाज़ निकलती है कि अब का 400 पार। हर आदमी ये चाहता है हमारे देश में छोटी छोटी राजधानियाँ हुए करें, राजा हो करे, और सभी राजपाटों को साधु संत महात्मा के द्वारा चलाया जा रहा है। ये तो हमारा सौभाग्य है, हमारे नसीब है कि हमारे जीवन काल में ऐसे साधु संत महात्मा हमें राजपाट चलाने को मिले हैं। तो ऐसे लोगों का मान सम्मान करो, बढ़िया काम करो। बहुत अच्छा जो शासन है वो बहुत अच्छा शासन है। दूसरा, दंगाइयों पर चोट करने वाला शासन, और जो दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश कर दिया। कहीं ना कहीं जब भारत की बात आती थी तो उसमें यूपी और बिहार एक दंगाइयों के क्षेत्र में, या मतलब बड़े बड़े जो डाकू
डकैत या फिर इस तरह मतलब एक खौफनाक स्थिति होती हुआ करती थी, उसको कहीं ना कहीं योगी जी ने कंट्रोल करने का काम किया है। दूसरा जो योगी आदित्यनाथ हैं वो एक तो पहली बात व्यक्तिगत रूप से बहुत एक मतलब सुलझे हुए व्यक्ति को कि एक योगी भी हैं। दूसरा उनके क्या है कि एक ईमानदार जो व्यक्तित्व होता है कि उनके ऊपर किसी प्रकार का दाग नहीं लगा हुआ, उसी हिसाब से कहीं ना कहीं उनका जो शासन व्यवस्था बहुत अच्छे से चल रही है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जैसा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो हमारे बुंदेलखंड के करीबन 16-17 ज़िलों को जोड़ने का काम करता है। और उसके बाद हमारे यहाँ बहुत सारी जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारी सुविधाएं कोरोना के समय बहुत दयनीय स्थिति थी, उसको भी जैसा कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा जनसंख्या और पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में सबसे ज़्यादा है पूरे भारत देश में, तो उसको कोरोना के समय जो सिचुएशन को कंट्रोल किया वो योगी आदित्यनाथ का एक अच्छा शासन व्यवस्था को दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो एक शासन है। मोदी जी क्या लग रहा है 24 में लोकसभा 24 में वापसी कर रहे हैं या इंडिया गठबंधन भारी पड़ता दिख रहा है? बिल्कुल दोबारा मोदी जी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। अगर पूरे भारत में देखा जाए तो पूरे भारत में जो है मोदी जी की सरकार दोबारा बनने जा रही है। आप देख ही रहे हैं हाल ही में 3 राज्यों में भाजपा की सरकार बनी है, तो निश्चित ही ये संदेश है कि आगे आने वाले समय में 2024 में जनता का पूर्ण समर्थन है। और क्या काम किए मोदी जी ने? 9 साल में मोदी जी ने जैसे धारा 370, राम मंदिर और भी कई सारे बड़े बड़े विषय हैं जो हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर। विकास कराइए, विकास नहीं है सर। नहीं, विकास में तो ये भी आता है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, ये देश की जो संस्कृति है वही सरकारों का काम मंदिर मस्जिद बनाना है? नहीं, सरकारों का काम मंदिर मस्जिद बनाना नहीं, लेकिन मंदिर मस्जिद भी बनना जरूरी है, क्योंकि उससे जो देश बनना जरूरी है वो तो हम और आप बनाएंगे ना, वो सरकारें थोड़ी बनाएंगी। नहीं, और भी बहुत सारे जैसे कि बहुत सारे नौकरियां हैं, जैसे कि आप रेलवे में और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें वैकेंसीज निकल रही हैं। दूसरा स्वरोजगार को लेकर जो भारत सरकार ने काम किया युवाओं के बीच में, देखिए क्या है कि हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को नौकरी नहीं दी जा सकती, क्योंकि अब आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन जो है टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जिसके कारण से जहाँ 10 लोग एक काम को करते तो वहीं एक कंप्यूटर उस काम को कर रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों की आवश्यकताएँ कम हुई हैं। और टेक्नोलॉजी के उससे जो लोग हैं, लोगों की जो मतलब लोग जो होते हैं ना वो कम लगने लगे, और मतलब डिजिटलाइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं विभागों में लोगों की आवश्यकताएं कम है, वो चीज़ कंप्यूटरों के माध्यम से फिर अन्य तकनीकी चीज़ों के माध्यम से हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो देश की आज़ादी का समय था वो दूसरा समय था, क्योंकि एक नया तंत्र बनने वाला था, और एक नया तंत्र में बहुत सारे लोगों की भर्तियाँ हुई, क्योंकि क्या हुआ कि जब एक नया तंत्र बनता है तो उसमें बहुत सारे लोग व्यवस्थाओं में लगते हैं। सर लोग कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर है। महंगाई, अगर महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई के साथ साथ आप देख रहे होंगे तो जो नौकरी वाले लोग हैं या फिर जो व्यापार है, तो महंगाई के साथ साथ उनमें भी बढ़ोतरी हो रही है। कहीं आप कह रहे हैं सर कि कंप्यूटराइज हो गया, नौकरियां नहीं है, आप कह रहे हैं नौकरियां बढ़ रही हैं। नहीं, नौकरियां नहीं बढ़ गई। नौकरियों का जो मानदेय है, जो पहले से जिस व्यक्ति को 4,000 तनख्वाह मिलती थी, आज उसको 40,000 मिल रही है। उसी हिसाब से अगर आप उस महंगाई की ग्रोथ को देखेंगे तो आप उसी माप में आ जाएंगे। अच्छा, कुछ और काम बताएंगे मोदी जी कह रहे हो? कुछ और काम नहीं, और बाकी आप लोग सब देख ही रहे हैं, देखिए उस चीज़ का, और लोगों से पूछिए और भी बताएंगे बाकी कुछ काम जो है। काम किए मोदी जी ने? कुछ बहुत काम किया। क्या क्या काम किए हैं? आपको ये इतना इसे यहाँ पे दिख रहा है, ये भी तो एक बहुत बड़ा काम दिख रहा है। क्या ये 2014 के बाद बना क्या इंडिया गेट? नहीं, इंडिया गेट तो 2014 से बहुत पहले बना है। तो ये आज का नहीं, ये तो हमारा बहुत ही एक हमारे लिए एक स्तंभ है, ये तो देखा जाएगा। काम क्या किए मोदी जी ने? काम तो आपको पूरे इंडिया में नजर आ रहा होगा काम, कई कितने प्रकार के काम दिख रहे होंगे। आप आज चांद पे पहुंच गए, ये भी एक बहुत बड़ा काम है हमारे लिए। किसने पहुंचाया चांद पे? चांद पे अगर ये चांद पे पहुंचाया किसने? चांद पे हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पहुंचाया। तो मगर नहीं तो उनको नहीं, तो आपने पूछा कि काम किसने किया, तो इसमें क्या उनका काम क्या किया? मैंने ये पूछा सर आपसे, मोदी जी ने काम तो किया। मैं मोदी जी के ही काम गिना रहा हूँ। आज आप रोडों पे निकलते हैं, आप रोडों को देखते हैं, कैसी रोडें आपको मिली हुई हैं। आज आप यहाँ से आगरा हाईवे से जाते हैं, आपको लखनऊ जाने के लिए कितना टाइम लगता है आपको, ये बता दीजिए। मैं इस विषय पे आपसे बात कर रहा था। अच्छा, रोड के अलावा और क्या क्या काम? रोड के अलावा बहुत से काम किए हैं। आज देखिए कितनी कल्याण योजनाएं उन्होंने बना रखी हैं। अब देखिए इतना तो अगर मैं इस पे अगर कॉन्फिडेंस, कुछ फायदा तो हुआ होगा ना जनता का, ताकि जनता को फायदा जब तो आप बता पाएंगे। कुछ योजनाएं बनाई हैं तो उनका नाम तो कुछ होगा ना। नहीं, योजनाओं का देखिए, मैं अगर नाम गिनाते तो मेरे को नाम छोड़ दीजिए, कुछ फायदा लाभ मिला उन योजनाओं से? मिला है। आज देखिए, आज मेरे पास एक आधार कार्ड है, मेरा अपना अस्तित्व मुझको नजर आता है। तो आधार कार्ड तो 14 से पहले बने, वो तो कांग्रेस लाई थी, मोदी जी थोड़ी लाया आधार कार्ड। उसको पूरी तरह से प्राथमिकता किसने दिया, पहले बताइए मुझको। प्राथमिकता तो मोदी जी ने ही दी, जिसको इतने बड़े स्तंभ के साथ उछाला और बनाया और किया। और आज कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके पास आधार कार्ड ना हो,
एक अपनी पहचान है मेरे पास। मैं इंडियन हूँ, मेरे पास आधार कार्ड है। पहले लोग कहते थे कि मैं पासपोर्ट मेरे पास नहीं है, आज आप पासपोर्ट नहीं, मेरे पास एक आधार कार्ड है। सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे पास इंडियन हूँ, मैं आधार कार्ड है मेरा, मेरे इंडिया। महंगाई नहीं लग रही है आपको? महंगाई देखिए कि पता है, महंगाई का तो स्रोत बढ़ता ही रहता है, चाहे मैं वहाँ पे बैठ जाऊँगा या आप बैठ जाएंगे, महंगाई का स्रोत का तो कोई रोक नहीं सकता। महंगाई तो बढ़ती रहेगी, कभी आपकी अप होगी कभी डाउन होगी। फिर वो विपक्ष तो यही कह रहा है ना कि भाजपा का तो नारा यही था, बहुत ही महंगाई की अब की बार मोदी सरकार। नहीं, विपक्ष तो फिर महंगाई क्यों बढ़ रही है? कम होनी चाहिए। देखिए विपक्ष तो हम तो ये चाहते हैं कि कभी भी किसी भी सरकार बने, चाहे मोदी जी की बने, चाहे कांग्रेस की बने या अन्य किसी पार्टी की बने, अगर विपक्ष मजबूत होता है तो वो विपक्ष हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। विपक्ष हमेशा आम जनता के लिए होता है। तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि कभी भी किसी की भी सरकार बने पूर्ण बहुमत से नहीं बननी चाहिए, हमेशा गठबंधन से बननी चाहिए, जिससे कि विपक्ष हमारे। गठबंधन आ रहा है ना 24 में, इंडिया गठबंधन। अभी तो नहीं कह सकते इंडिया गठबंधन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी हमें आपने देखा है कि 3 राज्यों का चुनाव आपने देखा किस तरीके से चला वो। तो लेकिन वो तो विपक्ष तो कह रहा है कि मतलब कुछ लोग जो विपक्ष का समर्थन कर रहे हैं वो कह रहे हैं ईवीएम में घोटाला कर दिया। हाँ, तो मैं यही तो कहना चाहता हूँ आपसे कि ईवीएम का घोटाला उन्होंने, आप कह रहे हैं कि वो ईवीएम का घोटाला हमेशा जब भी किसी हार के कारण जब बनता है उनका, तो वो अपना ठीकरा न फोड़ के ईवीएम के घोटाले भी ठीकरा फोड़ते हैं। मगर उस विषय पे भी मैं कहना चाहता हूँ कि जिस समय चुनाव होता है उस समय उन्हें ये कहना चाहिए कि हम चुनाव तभी लड़ेंगे जब आप बैलेट पोस्टर से चुनाव कराएंगे तो होगा पीछे। उस समय आप क्यों नहीं कहते हैं? उस समय तो आप चुनाव बड़े हर्षोल्लास से लड़ते हैं, वो कहते हैं कि मैं जीत रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। मगर उन चीज़ों को देखते हुए आप उस समय इस पर प्रोटेस्ट करेंगे तब तो अच्छा भी लगेगा। आप चुनाव लड़ जाने के बाद हार गए तो अपनी हार को स्वीकार न करें तो वो गलत है। किसको ला रहे हैं इस बार? मोदी। क्या क्या काम करे मोदी जी ने? मोदी काम किया, अयोध्या देख लीजिए आप, आज अयोध्या हमारा बना पड़ा हुआ बढ़िया एकदम एक नंबर का। वहाँ पे बहुत लोग दर्शन करने आने लगे, शुरू हो गया अभी भी। अरे भैया अभी तो मैंने यही तो कहा था सरकार को काम मंदिर मस्जिद बनाना रह गया क्या? क्यों? मंदिर एक हिंदू का वो नहीं धर्म है मंदिर बनाना, ये कोई पाप है? अरे भाई पाप की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकारों का काम मंदिर मस्जिद बनाना नहीं होता है, देश का विकास करना होता है। देश का विकास क्या क्या हो रहा है, उससे भी तो एक विकास ही है, समझ लो। वहाँ पे लोग क्या कहते हैं, सबकी जितने भी वहाँ पे लोग हैं बेरोजगार लोग अपना वहाँ पे क्या भीख वीख मांग बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार बढ़ेगा वहाँ पे। वहाँ पे देखो एयरपोर्ट ही बन गया। अब कहाँ बना है एयरपोर्ट? अयोध्या में बन रहा है। अच्छा, और क्या? उसके अलावा कुछ? चलिए अयोध्या मैंने मान लिया विकास है, उसके अलावा बहुत से काम है। आप जहाँ खड़े हैं ही देख लीजिए, काम ही सब दिख रहा है चारों तरफ काम। और क्या दिखाइए? ये काम पहले 14 से पहले भी था। मैं 10 साल का पहले अब में बहुत फर्क है भाई। अब यानी और काम नहीं पता है आपको? बहुत से काम है भाई, अब कितना बता सकते हैं आपको। सब सही चल रहा है? हाँ सब बढ़िया है। मोदी जी क्या क्या काम करे मोदी जी ने, ये जानने आए आज आपसे। मोदी ने काम किया है। हाँ। लेकिन मुझको एक वो अपील है। हाँ। कि जिस तरह से कैंप लगा के आधार कार्ड बनवाया गया है। हाँ। उसी तरह से एक जो है कैंप लगा के बेरोजगारों को लिए, जैसे गाड़ी चलाते हैं लोग, हाँ। उनके लिए एक लाइसेंस बनवाने की कृपया करें। धन्यवाद। कहाँ से हो? दिल्ली से ही, मंगोलपुरी जी। मोदी जी के 9 साल कैसे लगे? बढ़िया लगे या कुछ? जी मेरे हिसाब से तो अच्छे हैं। अच्छा, हाँ। क्या क्या अच्छा लगा उसमें? जी जितना मैं जानता हूँ मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं। मेरी मम्मी पहले गांव में चूल्हे में खाना बनाती थी। अब वो गांव में रहती हैं लेकिन उन्हें गैस सिलेंडर मिला है। अभी मेरे गांव में हर घर जल योजना चल रही है, उसके तहत खुदाई हो रही है और पानी आ रहा है। अभी उसके मीटर मिले नहीं हैं पानी के, पाइपलाइन, लेकिन पानी आने की संभावना है। पाइपलाइन डल रही है अभी। कौन पाइपलाइन? केजरीवाल डलवा रहे हैं पाइपलाइन, मोदी थोड़ी डलवा रहे हैं। तो यहाँ थोड़ी डलवा, वो यहाँ की वहाँ यूपी में थोड़ी केजरीवाल की सरकार है। की बात कर रहे हैं जी, दिल्ली की बात कर रहे हैं। नहीं, दिल्ली में तो हम किराए पे रहते हैं। अच्छा, हाँ। तो दिल्ली में सब कुछ सही है या फिर दिल्ली में कुछ परेशानियाँ हैं? जी परेशानियाँ हैं, बहुत परेशानियाँ हैं जी। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ कचरा बहुत रहता है। अच्छा, मंगोलपुरी में। मंगोलपुरी में रहता है जी। अच्छा, मंगोलपुरी पे इधर भी कचरा रहता है। अभी तो कुछ जगह अच्छा है, मतलब जहाँ वो कूड़ेदान थे, कूड़ेदान हटा के अमूल की दुकानें खुली हैं, बहुत अच्छा है वो। वहाँ कूड़ेदान नहीं रहता, कूड़ा घर घर से उठा लिया जाता है, वो बड़ी अच्छी बात लगी मुझे। लेकिन वो मोदी जी की एक बात ख़राब लगी कि वो कहते हैं कि 2024 तक रोडों को अच्छा बनाएंगे। लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ की रोडें इतनी ख़राब है कि वहाँ जब मैं जाता हूँ अपनी कंपनी काम करने तो वहाँ फैक्ट्रियों में पानी भरा रहता है, फैक्ट्रियों तक पानी आता है। ये बड़ी काम करते हैं। मैं मंगोलपुरी में जी। तो वो तो दिल्ली सरकार का काम है ना, उनको ही बोलिए ना कि रोड अच्छे बनाए। अब क्या कर सकते हैं? हमारी तो सुनेंगे नहीं। अब आपके माध्यम से बोला है तो उसका सुने, वो भी सुने। अच्छा। वो तो कहते हैं हमने
केजरीवाल हैं, साफ एकदम साफ स्वच्छ नेता हैं, हम क्या कह सकते हैं अब।